गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे हिमालय के संदर्भ में और अपन ने हिमालय की समानांतर श्रेणियों के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अपन ने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन को पढ़ना है पूर्वांचल हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और हिमालय के प्रमुख दर्रे। इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपन हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है वो किस आधार पर किया गया है। यानी कि अगर देखा जाए, अपना आज का टॉपिक रहेगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की अगर बात की जाए तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर किया है। उसमें आज अपन देखेंगे सिडनी बुर्नार्ड ने जो नदियों के आधार पर हिमालय का 4 भागों में विभाजन किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा रामलोचन सिंह ने भी हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। अपन यहाँ चर्चा करेंगे सिडनी बुर्नार्ड ने। यानी कि अगर देखें अपन, एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है सिडनी बुर्नार्ड। सिडनी बुर्नार्ड की अगर बात की जाए तो सिडनी बुर्नार्ड ने सन 1931 ईस्वी में, कौन से समय में, सन 1931, 1931 में नदियों के आधार पर, किसके आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का 4 भागों में विभाजन किया। कितने भागों में? 4 भागों में। यानी कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात की जाए तो सिडनी बुर्नार्ड ने 1931 ईस्वी में नदियों के आधार पर हिमालय का 4 भागों में विभाजन किया है। अब 4 भागों में विभाजन कैसे किया, आइए देखते हैं अपन। यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। महान हिमालय की बात की जाए तो महान हिमालय, या यूँ कहें कि जो हिमालय का केंद्रतम यांत्रिक भाग है उसकी बात कर रहे हैं अपन। महान हिमालय की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि सिंधु नदी, कैलाश मानसरोवर के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी लेह लद्दाख से जम्मू कश्मीर राज्य होते हुए अंततः अरब सागर में गिरती है। यानी कि सिंधु नदी से लेकर के जो सतलज नदी है, कौन सी नदी है? सतलज नदी। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो भाग है वह पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर अपन बात करें तो सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो भाग है वह भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो पंजाब हिमालय के बाद दूसरा अगर देखें तो दूसरा पार्ट है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात की जाए उससे पहले मैं बताऊं आपको कि जो देवप्रयाग है वहाँ से निकलती है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना, है ना, गंगा और यमुना। गंगा यमुना के बाद अगर बात की जाए तो एक महान हिमालय से निकलती एक नदी जिसका नाम है आपके काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। इस सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक का जो भाग है, सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो भाग है वह कहलाता है आपका कुमायूं हिमालय। ये आपकी गंगा नदी है। इसके दक्षिण में गंगा की सहायक यमुना नदी और यहाँ पर ये है आपकी काली नदी। यानी कि सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक का जो भाग है वह भाग कहलाता है आपका नंबर 2 कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो काली नदी के बाद अगर आगे अपन बात करें तो काली नदी के बाद एक नदी आती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी से पहले अगर देखें अपन तो यहाँ पर
बात करें अपन बोखरचू हिमनद है, इस बोखरचू हिमनद के आसपास या यूँ कहे कैलाश मानसरोवर के निकट ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में, यह सांगपो नाम से प्रवाहित होती है। उसके बाद अगर देखें तो नामचा बरवा पर्वत के निकट से ये यू आकार का मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है और अंततः आपको पता ही है गंगा के साथ मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। यानी कि यूँ देखा जाए तो काली नदी के बाद अगर देखा जाए तो जो तीस्ता नदी का एरिया है, तीस्ता नदी का एरिया है, इस तीस्ता नदी, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। यानी कि ये आपकी कौन सी है? तीस्ता नदी। और ये वाली जो नदी है आपकी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि नंबर 3 पर अगर देखें अपन काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग, तो ये आपका कहलाएगा नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और अंत में जो पार्ट बचा हुआ है वो आपका नंबर 4 पर क्या कहलाएगा? असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। क्लियर हो गई बात? यानी कि नदियों के आधार पर ये हिमालय का वर्गीकरण है। नंबर 1 पर पंजाब हिमालय, उसके बाद नंबर 2 पर कुमायूं हिमालय, फिर नंबर 3 नेपाल हिमालय और उसके बाद असम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात की जाए तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का भाग है। पंजाब हिमालय की अगर चौड़ाई की बात की जाए, जिसकी चौड़ाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर चौड़ा है पंजाब हिमालय का एरिया। इसी पंजाब हिमालय में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पंजाब हिमालय के क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ इसी क्षेत्र में आती है। यानी कि आपको जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ बताई थी वो देखा जाए तो आपकी काराकोरम, सीधे ही लिख देता हूँ मैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सारी की सारी पंजाब हिमालय में आती है। उसके बाद पंजाब हिमालय का सर्वोच्च पर्वत है नंगा पर्वत। कौन सा है? यहाँ पर स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है नगा पर्वत। नगा पर्वत पंजाब हिमालय का सर्वोच्च पर्वत है। यानी कि पंजाब हिमालय क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नगा पर्वत। नगा पर्वत जिसकी औसत ऊंचाई है 8126 मीटर। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो भी पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही सम्मिलित है। नंबर 2 पर बात करें पर तो नंबर 2 पर आता है कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 320 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 320 किलोमीटर चौड़ा है। अब अगर बात की जाए तो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी की औसत ऊंचाई 7817 मीटर है। और नेक्स्ट बात की जाए तो गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से ही गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। फिर देखा जाए तो नैनीताल, सतताल, भीमताल आदि जो जिले हैं वो सब की सब कुमायूं हिमालय में स्थित है। फिर देखा जाए नेपाल हिमालय तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसकी औसत चौड़ाई 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर है। तो नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है, औसत ऊंचाई भी इसकी सर्वाधिक है। उसके बाद देखा जाए असम हिमालय तो असम हिमालय है 720 किलोमीटर। कितना है? 720 किलोमीटर असम हिमालय की चौड़ाई है। 720 किलोमीटर असम हिमालय की औसत चौड़ाई है।
असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, अपन हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और सिडनी बुर्नार्ड ने 1931 ईस्वी में हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था नदियों के आधार पर। इसमें अपन ने देखा, सबसे पहले पढ़ा है पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। नंबर 2 पर देखा है अपन ने सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का भाग कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर चौड़ा है। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर नंबर 3 पर देखा नेपाल हिमालय, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का भाग सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका, यानी कि 800 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। अंततः अपन देखा असम हिमालय जो 720 किलोमीटर चौड़ा है तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। यानी कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, सामान्य तौर पर प्रश्न यही बनते हैं कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है या नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी यहाँ से एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो नदियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर। नंबर 1 पर कौन सा है? नेपाल हिमालय। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय के बाद देखा जाए तो पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय के बाद अगर देखा जाए तो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। क्लियर हो गई ना बात? तो ये इसका सही क्रम है, इसका सही क्रम है। यानी कि NAPK, नापाक आपको याद रखना है, नेपाल, फिर असम, फिर पंजाब और फिर कुमायूं हिमालय। ये इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम होगा। तो इसके बाद अगर आगे अपन बात करें, ये तो हुआ हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इसके बाद अगर देखा जाए पूर्वांचल हिमालय, कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय। अगर अपन पूर्वांचल हिमालय की अगर बात करें, पूर्वांचल हिमालय की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय की अगर अपन बात करें पूर्वांचल हिमालय के बारे में देखा जाए तो पूर्वांचल हिमाचल यानी कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है उन राज्यों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि महान हिमालय जो है, महान हिमालय की अगर अपन बात करें तो महान हिमालय जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के अरुणाचल प्रदेश राज्य तक, यानी कि नगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। अब अगर देखा जाए तो महान हिमालय पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो आपके सामने ये है यहाँ पर भूटान। भूटान के बाद या यूँ कहें महान हिमालय को अरुणाचल प्रदेश राज्य में इन छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विभाजित किया है, जिसमें है डाफला, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर मिश्मी। ठीक है, ये क्रम से समानांतर श्रेणियों में फैली हुई या क्रमशः है अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियां, जिसमें है नंबर 1 पर आपके सामने डाफला, फिर नंबर 2 पर मिरी, नंबर 3 पर अबोर और नंबर 4 पर कौन सी है? मिश्मी है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है पटकोई बूम। कौन सी पहाड़ी है? पटकोई बूम। नेक्स्ट अगर बात करें तो नागालैंड में स्थित है नगा पहाड़ी। फिर मणिपुर में स्थित है मणिपुर की पहाड़ियाँ, और मणिपुर में स्थित है लेमाटोल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? लेमाटोल। याद रहे लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर राज्य में स्थित है। फिर अगर देखा जाए उसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी और लुशाई पहाड़ी। मिजो और लुशाई पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य में स्थित है लुशाई और मिजो की पहाड़ियाँ, जबकि लेमाटोल और मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। नगा पहाड़ी नागालैंड राज्य में है। कहाँ पर है? नागालैंड राज्य में स्थित है। जबकि पटकोई बूम और डाबला, मिरी, अबोर और मिश्मी ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। आपको इन पहाड़ियों के सीधे सीधे नाम पूछे जाएंगे कि लेमाटोल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो लेमाटोल की पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में स्थित है। लुशाई पहाड़ी कहाँ है? तो लुशाई पहाड़ी मिजोरम राज्य में स्थित है। या फिर यूँ कहें कि पटकोई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड 2015 में जो पेपर लगा था वहाँ पर इन पहाड़ियों का सही क्रम पूछा था, पटकोई बूम, लेमाटोल की पहाड़ी, लुशाई पहाड़ी। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इनका क्रमशः क्रम पूछा था।
तो राजस्थान पुलिस जैसे पेपर में क्रम ना पूछ करके सीधे पहाड़ी और नाम दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है डापला, मिरी, अबोर, मिश्मी। याद रहे इन पहाड़ियों का नाम वहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में डापला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये स्थानीय जनजातियाँ भी हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है। तो पहाड़ियाँ कहे या यूँ कहें स्थानीय जनजातियों के नाम पर इनका नाम है। तो डापला, मिश्मी, अबोर, मिरी, पटकोईबुम अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखा जाए तो नागा पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर में, लेमाटोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में, लुशाई और मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, जबकि त्रिपुरा की पहाड़ी त्रिपुरा राज्य में ही स्थित है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पर क्रमशः नंबर दिए हुए हैं 1, 2 और 3। मैं आपको बता दूँ ये मेघालय का एरिया है और मेघालय हिमालय का भाग नहीं है, यानी कि मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। लेकिन अपन यहाँ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इस नंबर 1 की अगर बात करें तो ये नंबर 1 पर है गारो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गारो पहाड़ी। नंबर 2 पर अगर बात करें तो विश्व प्रसिद्ध एरिया है खासी, है ना, खासी पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है मानसिंगराम, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। उसके बाद अगर देखा जाए गारो, खासी और नंबर 3 पर है जयंतियाँ। जयंतियाँ यानी कि गारो, खासी और जयंतियाँ ये तीनों की तीनों किस राज्य में है? मेघालय राज्य में स्थित हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो खासी पहाड़ी पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट नंबर 4, 5 और 6। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पर तो नंबर 4 पर स्थित है यहाँ पर मिकिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी। फिर नंबर 5 पर अगर देखा जाए तो नंबर 5 पर है रेगमा की पहाड़ी। कौन सी? रेगमा। रेगमा पहाड़ी। और फिर नंबर 6 की अगर बात की जाए तो नंबर 6 पर स्थित है बरेल की पहाड़ी। कौन सी? बरेल। बरेल हो गया, बरेल पहाड़ी। बरेल पहाड़ी ये तीनों स्थित है असम राज्य में। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। क्लियर हो गई बात? यानी कि मैं पुनः रिपीट करता हूँ, गारो, खासी और जयंतिया तीनों मेघालय के पठार पर स्थित है। उसके बाद देखा जाए तो मिकिर, रेंगमा और बरेल की पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। यानी कि यूँ कहें अपन कि जहाँ गारो, खासी और जयंतियाँ एक त्रिभुजाकार या ऊंचाई में स्थित है, जबकि मिकिर की जो पहाड़ियाँ हैं वो गोलाकार शेप में स्थित है। तो ये क्रमशः पहाड़ियाँ हैं। याद रहे मिकिर, रेगमा और बरेल की पहाड़ी किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। क्लियर हो गई बात? यानी कि महान हिमालय को पूर्वांचल या पूर्वोत्तर भारत में छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। महान हिमालय की वे पहाड़ियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, क्रमशः डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। उसके बाद नामचा बरवा पर्वत और फिर उसके दक्षिण में पटकोईबुम की पहाड़ियाँ स्थित है। फिर नागालैंड राज्य में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर राज्य में लेमाटोल की पहाड़ी और मिजोरम में लुशाई की पहाड़ी स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, जहाँ गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। खासी पहाड़ी पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिंगराम स्थित है। फिर देखा जाए तो असम राज्य में मिकिर, रेंगमा और बरेल की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जहाँ मिकिर की पहाड़ियाँ गोलाकार आकृति में है। किस आकृति में है? गोलाकार आकृति में है। तो ये हो गया आपका पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख चर्चा अपन ने की थी। आपको पूर्वांचल हिमालय में पहाड़ियों के नाम और दर्रे जो है, पासेस, गलियारे जो है, उनके नाम याद रखने। अपन ने पहाड़ियों के बारे में चर्चा की, अब अपन चर्चा करते हैं दर्रे या पासेस के संदर्भ में। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट रहेगा अपना हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रों की अगर अपन बात करें, हिमालय के प्रमुख दर्रे या भारत के प्रमुख दर्रे। यहाँ भारत के प्रमुख दर्रे नहीं पढ़ के अपन पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे। किसके? हिमालय के प्रमुख। भारत के बोरघाट, थालघाट, पालघाट, दक्षिण भारत में कुछ दर्रे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में ही पढ़ेंगे अपन। हिमालय के प्रमुख दर्रे। हिमालय के प्रमुख दर्रों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर राज्य के
दर्रे। भाई जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, उन दर्रों की बात करेंगे। आपके सामने ये मैप प्रदर्शित कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नंबर 1 पर पढ़ेंगे अपन जम्मू कश्मीर राज्य। कौन सा राज्य? JNK। या जम्मू कश्मीर राज्य की अगर अपन बात करें कि जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, JNK जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो भूगोल में ट्रिकें काम नहीं आती, समझना पड़ता है टॉपिक को, लेकिन राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग रटने पर बल दिया जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक आपको याद रखनी है, काहे JP बाबू। काहे JP बाबू, क्या याद रखना है? काहे JP बाबू। काहे JP बाबू याद रखना है। देखो का से बनेगा आपके सामने काराकोरम। का से क्या बनेगा? काराकोरम। का से क्या बना? काराकोरम। जे से अगर देखा जाए तो जे से बनेगा आपके सामने जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। पी से अगर देखा जाए तो पीर से बनेगा पीर पंजाल दर्रा। कौन सा बनेगा? पीर पंजाल दर्रा। फिर बाबू, जो बाबू जो लिखा हुआ है, इस बाबू से दो दर्रे सामने निकल के आ जाएंगे। एक तो आएगा आपका बुर्जिल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा। एक तो कौन सा है? बुर्जिल दर्रा और दूसरा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। क्लियर हो गई? ये जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ है, लद्दाख बना है, तो जोजिला दर्रा और काराकोरम जो है वो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत चले गए हैं। यानी कि काहे JP बाबू याद रखना है, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें तो बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा, अगर इन दोनों दर्रों की अगर बात करें तो बनिहाल और पीर पंजाल, जो बनिहाल और पीर पंजाल जो दर्रा है, ये दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। कहाँ से? जम्मू से श्रीनगर जाने हेतु, जम्मू से श्रीनगर जाने हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे को ही पार करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ से आपको जाना है तो बनिहाल, जम्मू से आपको बनिहाल, बनिहाल से पीर पंजाल होते हुए फिर श्रीनगर आप पहुँच पाओगे। यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद अगर आगे बात करें जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा भी ये यहाँ पर स्थित है। जोजिला दर्रा सीधा स्पष्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, जम्मू और श्रीनगर के मध्य मार्ग उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए बुर्जिल और बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर, यस, बुर्जिल दर्रे की अगर बात की जाए तो बुर्जिल दर्रा आपके सामने श्रीनगर से, ये यहाँ श्रीनगर, और श्रीनगर से अगर आपको गिलगित जाना है, कहाँ जाना है? गिलगित। गिलगित, श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए बुर्जिल दर्रा मार्ग उपलब्ध करवाएगा। वापस रिपीट करता हूँ मैं आपको के सामने, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाते हैं, और बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, जुर्जिल, ओके, कंप्लीट हो गए सारे के सारे। नेक्स्ट बात करें काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की अगर बात की जाए तो काराकोरम दर्रा जो है वो लेह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन से। चीन का जो शिनजियांग प्रांत है वहाँ जाने के लिए काराकोरम दर्रा मार्ग उपलब्ध करवाता है। ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, काराकोरम ट्रांस हिमालय में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें अपन जम्मू कश्मीर के बाद तो नंबर 2 पर है अपने सामने हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे। किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे अगर आपको याद रखने, एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए मैं बताता हूँ आपको। रोहित बड़ा शरारती,
शरारती। रोहित बड़ा शरारती। हिमाचल प्रदेश के दर्रे अगर याद रखने हैं तो रोहित से बनेगा रोहतांग दर्रा। क्या बनेगा? रोहतांग, रोहतांग दर्रा। बड़ा से बनेगा बड़ा लाचा दर्रा, या बड़ा लाचा ला दर्रा। ला तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दर्रा ही होता है, तो बड़ा लाचा ला दर्रा। और शरारती से आपको याद रखना है शिपकी ला। क्या? शिपकी ला, शिपकी ला दर्रा। यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य रूप से 3 बड़े दर्रे याद रखने हैं। रोहित बड़ा शरारती, क्या याद रखना है? रोहित बड़ा शरारती, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा ला दर्रा और शिपकी ला दर्रा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा मनाली, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मनाली, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है मनाली। तो रोहतांग दर्रा मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह, जो लेह शहर है इसलिए, यानी कि रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसी रोहतांग दर्रा पर स्थित है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो सड़क मार्ग है, यानी कि सड़क मार्ग अभी काफ़ी चर्चा में है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग भी यहीं पर स्थित है, इसी रोहतांग दर्रे से गुजरता है। यानी कि रोहतांग दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो रोहतांग दर्रे से होकर के ही गुजरता है। तो याद रहे मनाली को लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक है आपके सामने खारदुल दर्रा। इस खारदुल दर्रे की अगर बात की जाए तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। खारदुल दर्रे की अगर बात करें तो खारदुल दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा अगर पूछता है तो वो कौन सा है? खारदुल दर्रा। जबकि सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो रोहतांग दर्रे से सबसे ऊंचा सड़क मार्ग होकर के गुजरता है। फिर बात करें अपन बाड़ा लाचा ला दर्रा, तो बाड़ा लाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस बाड़ा लाचा ला दर्रे की अगर बात की जाए तो यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है, मतलब चिनाब नदी यहीं से निकलती है, इसी दर्रे से होकर के चिनाब नदी प्रवाहित होती है। चेनाब कहें या चिनाब कहें, तो चिनाब नदी बाड़ा लाचा ला दर्रे से होकर के प्रवाहित होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो शिपकी ला, शिपकी ला दर्रे की अगर बात करें अपन तो शिपकी ला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिपकी ला दर्रे से। क्लियर हो गई बात? एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के अपन दर्रे पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे की अगर बात की जाए तो रोहतांग दर्रा मनाली से लेह जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है। रोहतांग दर्रे से विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन मार्ग या यूँ कहें सड़क मार्ग गुजरता है। जबकि खारदुंगला दर्रा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है खारदुंगला दर्रा। बाड़ा लाचा ला दर्रे की बात की जाए तो चेनाब नदी इसी दर्रे से प्रवाहित होती है। और शिपकी ला दर्रे की बात करें तो शिपकी ला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर के? शिपकी ला दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये हुए आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें तो अगला है आपके सामने उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के दर्रे, उत्तराखंड राज्य के दर्रे याद रखने के लिए आपको याद रखना है नीति को मना लिया। क्या याद रखना है? नीति को मना लिया, नीति को मना लिया, ये लाइन आपको याद रखनी है। नीति से सीधा आपके सामने स्पष्ट होगा नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। मना से याद रखना है माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। और लिया से याद रखना है लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। क्लियर हो गई बात? यानी कि उत्तराखंड राज्य के दर्रे याद रखने, नीति को मना लिया, नीति, माना और लिपुलेख दर्रा।
अब अगर देखा जाए नीति और माना दर्रा, ये यहाँ पर स्थित है। ये नीति और माना दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। कहाँ की यात्रा हेतु? कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने हेतु यात्रा या कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु मार्ग प्रदान करता है। बात क्लियर हो गई। अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो नीति और माना दर्रे से होकर के आपको गुजरना होगा। हाँ, नाथुला दर्रे से होकर के भी अपन आ सकते हैं, पर रास्ता काफ़ी लंबा हो जाएगा। सामान्य तौर पर नीति और माना जो दर्रा है, यहीं से कैलाश मानसरोवर या कैलाश मानसरोवर के जो यात्री है वो निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस दर्रे को 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान समय में ये खुला है। उसके बाद अगर आगे बात करें उत्तराखंड के बाद, तो नेक्स्ट अपने पास अगला टॉपिक है सिक्किम राज्य के दर्रे। किसके दर्रे? सिक्किम राज्य के दर्रे। सिक्किम राज्य के दर्रे अगर आपको याद रखने तो सीधी सी छोटी सी ट्रिक है, नाथू को जेल। किसको जेल? नाथू को जेल। सिक्किम राज्य के दर्रे नाथू को जेल। नाथू से आएगा आपका नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और जेल से याद रखना है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, यानी कि आपको पता है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ऐसा अपन सुनते हैं। तो नाथू को जेल कहाँ हुई? सिक्किम में हुई। नाथू को जेल सिक्किम। नाथू से नाथुला दर्रा और जेलेपला से जेल से जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे की अगर बात की जाए तो सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। इसी नाथुला दर्रे से होकर के जो तिब्बत है इस क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। यूँ कहें कैलाश मानसरोवर के लिए, या फिर यूँ कहें प्राचीन सिल्क रूट का एक भाग था नाथुला दर्रा। और जेलेपला दर्रे की अगर बात करें तो सिक्किम से भूटान जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? सिक्किम से भूटान जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है जेलेपला दर्रा। और नाथुला दर्रा सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है। क्लियर हो गई बात? ये हो गए आपके सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। उसके बाद अगर बात करें अपन पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख दर्रों में अगर देखें तो पूर्वोत्तर भारत के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में तो भूटान स्थित है, भूटान। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया। तो बोमडिला दर्रा, कौन सा दर्रा? बोमडिला। इस बोमडिला दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से होकर के भूटान आने के लिए मार्ग मिलता है, तथा यहीं से चीन जाने के लिए भी मार्ग उपलब्ध होता है। किस दर्रे के माध्यम से? बोमडिला दर्रे के माध्यम से। उसके बाद अगर बात करें यंगयप दर्रा, यंगयप दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश या भारत से चीन जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है यंगयप दर्रा। और इसी यंगयप दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यंगयप दर्रे के माध्यम से। फिर लिखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश से चीन जाने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाता है। फिर आता है एक तो दीफू दर्रा और एक पांगसांग दर्रा। तो दीफू और पांगसांग दर्रे जो है वो भारत को म्यांमार देश से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं दीफू और पांगसांग दर्रा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अगर देखा जाए तो तीजू दर्रा, तीजू दर्रा स्थित है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। और ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ते हैं। किससे किससे जोड़ता है? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि बोमडिला, यंगयप, दीपू और पांगसांग दर्रे जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि तुजू दर्रा, कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा, अच्छे से इसको आप याद रखोगे, तुजू दर्रा। तो ये हो गए प्रमुख भारत के दर्रे। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में अगर अपन देखें तो वर्तमान समय में भारत और चीन के मध्य प्रमुख विवाद बने हुए हैं। भारत और चीन के प्रमुख विवाद है, सुर्खियों में भी रहता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारत चीन विवाद। किसके बारे में बात करेंगे? भारत चीन विवाद के बारे में बात करेंगे। भारत
चीन विवाद। भारत चीन विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी चर्चा में भी है भारत चीन विवाद। देखो भारत चीन के बारे में अगर देखें तो रोज़ न्यूज़पेपर में कोई न कोई घटना सामने स्पष्ट हो ही रही है। तो भारत चीन विवाद के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो एक प्रमुख अपने सामने विवाद आता है गलवान घाटी। कौन सा, क्या नाम आता है? गलवान घाटी। गलवान घाटी का आपने सामने नाम सुना ही है। गलवान घाटी के बाद अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र है तवांग का। कौन सा क्षेत्र है? तवांग का क्षेत्र है एक गलवान घाटी। गलवान घाटी के बाद देखें अपन तवांग, और तवांग के बाद अगर देखें तो डोकलाम का जो एरिया है या डेप्सांग घाटी का जो क्षेत्र है, ये भारत और चाइना के मध्य काफ़ी विवादित क्षेत्र रहे हुए हैं। तो करंट को लेकर के यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो करंट को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर देखें भारत चीन विवाद में अपन, तो नंबर 1 पर पढ़ेंगे अपन गलवान घाटी। गलवान घाटी, गलवान घाटी। देखो गलवान घाटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखा जाए इस गलवान घाटी की खोज किसने की थी। तो गलवान घाटी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो गलवान घाटी की खोज की थी एक व्यक्ति था जिसका नाम था रसूक गलवान। रसूल गलवान, रसूल गलवान नामक व्यक्ति ने गलवान घाटी की खोज की थी लगभग 1890 ईस्वी में। कब की थी? 1890 ईस्वी में। यानी कि अगर बात की जाए तो रसूल गलवान लेह के थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? लेह शहर के रहने वाले थे, और ये एक ट्रैकिंग गाइड थे। क्या थे? ट्रैकिंग गाइड थे। और इसी समय क्या हुआ था, एक अधिकारी था जिनका नाम था सर यंग हस्बैंड। क्या नाम था? सर यंग हस्बैंड। सर यंग हस्बैंड नाम के एक अधिकारी थे, और ये खोज कर रहे थे सिल्क रूट की। किसकी खोज कर रहे थे? सिल्क रूट की खोज पर निकले हुए थे, और सिल्क रूट की खोज के दौरान इनकी जो टीम थी वो रास्ता भटक चुकी थी। यानी कि जो घाटी का जो क्षेत्र था, उस घाटी के क्षेत्र में इनकी जो टीम थी वो कहीं मिस हो गई, या यूँ कहें रास्ता भटक गए थे। तो इस रसूल गलवान ने इन लोगों को क्या दिखाया? रास्ता दिखाया था भाई, सही रास्ता इनको दिखाया और सही मार्ग पर लेकर के आए थे। इस कारण सर यंग हस्बैंड ने इस घाटी का नाम रसूल गलवान के नाम पर गलवान घाटी रखा। याद रहे, रसूल गलवान एक ट्रैकिंग गाइड थे जो लेह के स्थानीय नागरिक थे, और उनके नाम पर ही सर यंग हस्बैंड ने इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? गलवान घाटी रख दिया। अब अगर बात करें इस गलवान घाटी की स्थिति कहाँ है, यानी कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है, तो गलवान घाटी स्थित है ट्रांस हिमालय में। अगर देखा जाए जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, इस अक्साई चीन में स्थित है गलवान घाटी। अक्साई चीन में स्थित है गलवान घाटी, या यूँ कहें लद्दाख का जो क्षेत्र है इस लद्दाख में स्थित है। ट्रांस हिमालय, अगर हिमालय का भाग पूछता है तो कौन सा हिमालय आएगा? पार हिमालय। अगर आपसे पूछा जाए कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है तो लद्दाख में। लद्दाख ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा पार हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो करना है पार हिमालय। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो अक्साई चीन में है। क्लियर हो गई बात। फिर इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो गलवान घाटी का जो विस्तार है, गलवान घाटी का जो विस्तार है वो लद्दाख से लेकर के चीन के शिनजियांग प्रांत तक है। गलवान घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लद्दाख से लेकर के शिनजियांग प्रांत ये स्थित है आपके चीन में। कहाँ पर स्थित है? चीन में। यानी कि गलवान घाटी का विस्तार लद्दाख से लेकर के चीन के शिनजियांग प्रांत तक फैला हुआ है। गलवान घाटी का पूरा एरिया, ये एग्जैक्ट इसका विस्तार है। इसके बाद अगर बात करें जिस गलवान घाटी में एक नदी प्रवाहित होती है, और उस नदी का नाम भी है क्या? गलवान नदी। क्या नाम है? गलवान नदी। इस नदी का नाम क्या है? गलवान नदी है। गलवान नदी की अगर बात की जाए तो गलवान नदी का उद्गम होता है काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग से। इस गलवान नदी के उद्गम की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, तो गलवान नदी का उद्गम। तो गलवान नदी के उद्गम की अगर बात करें तो गलवान नदी का उद्गम होता है
समांग लिंग या यूँ कहे काराकोरम रेंज या काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग से गलवान नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यह सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शोक नदी। शोक नदी में अपना मुहाना बनाती है, यानी कि गलवान नदी का उद्गम काराकोरम पर्वत के पूर्वी भाग से होता है और अंततः यह अपना जल शोक नदी में गिराती है और शोक नदी सिंधु की सहायक नदी है। तो ये हो गया पूरी गलवान घाटी का विस्तृत एरिया। मैं आपको बता दूं, गलवान घाटी की खोज रसूल गलवान ने की थी। रसूल गलवान लेह के एक ट्रैकिंग गाइड थे। इस क्षेत्र का नाम सर यंग हस्बैंड ने रसूल गलवान के नाम पर रखा था। गलवान घाटी अक्साई चीन या लद्दाख में स्थित है, जो पहाड़ हिमालय का भाग है या ट्रांस हिमालय का भाग है। गलवान घाटी का विस्तार लद्दाख से चीन के शिनजियांग प्रांत तक है। आपको पता होना चाहिए कि गलवान घाटी पाकिस्तान, लद्दाख और शिनजियांग इन तीनों को आपस में कनेक्ट करती है। अगर गलवान घाटी पर भारत का पूर्णतः अधिकार हो जाए तो शिनजियांग प्रांत का पाकिस्तान से संपर्क टूट जाएगा। तो एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है और अभी आपको पता ही है हमारी सेना और चीन के सैनिकों के मध्य यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। और गलवान घाटी में बहती है गलवान नदी। इस गलवान नदी का उद्गम काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग से होता है और अंततः यह नदी शोक नदी में अपना जल प्रवाहित करती है। गलवान घाटी के बारे में। उसके बाद गलवान घाटी के बाद अगर देखा जाए तो भारत चीन में विवाद के प्रमुख कारण क्या थे, कब से विवाद प्रारंभ हुआ। तो भारत चीन में विवाद की अगर बात की जाए तो सन 1950 की अगर अपन बात करें, 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। किस पर कब्जा किया? तिब्बत पर कब्जा किया या चीन का तिब्बत पर अधिकार हो गया था सन 1950 ईस्वी में। जब 1950 में चीन का तिब्बत पर अधिकार हुआ उसके बाद भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश बने। बाकी इससे पहले तिब्बत के साथ सीमा लगती थी, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, वहाँ पर अधिकार किया। उसके बाद से भारत और चीन पड़ोसी देश बने। जैसे ही तिब्बत पर अधिकार हुआ उसके बाद अगर आगे बात करें तो 1959 ईस्वी में तिब्बत के एक धार्मिक व आध्यात्मिक गुरु है जिनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा अपने कई अनुयायियों के साथ जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आकर के शरण लेते हैं। यानी कि 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली या यूँ कहें धर्मशाला, और धर्मशाला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में शरण ली। हिमाचल प्रदेश में क्या ली? शरण ली थी। तो 1959 में दलाई लामा ने शरण ली। दलाई लामा के हिमाचल प्रदेश में शरण लेने के बाद चीन ने भारत पर कुछ आरोप लगाए। किसने? चीन ने भारत पर आरोप लगाए। चीन के आरोप निराधार थे, लेकिन उसने कहा कि भारत जो है तिब्बत और हिमालय, जो तिब्बत का जो एरिया है, तिब्बत व हिमालय क्षेत्र, तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद व विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया, उसके बाद से चीन और भारत पड़ोसी देश बने हैं। 1959 में चीन के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शरण ली। उसके बाद चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की नीति को अपना रहा है। इस आरोप के बाद भारत और चीन के मध्य जो विवाद है वो अपने चरम पर, या यूँ कहें यह निरंतर विवाद बढ़ते ही गए थे। क्लियर हो गई बात। अब अगर विवादों में देखा जाए तो एक पॉइंट तो अपन ने पढ़ा था गलवान घाटी। गलवान घाटी के बाद अगर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखें अपन तो एक झील है, और वो झील है पेंगोंग त्स्यो झील, और ये झील स्थित है लद्दाख के क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इस पेंगोंग झील की अगर बात की जाए तो इस पेंगोंग झील का लगभग 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में है। किसमें है? भारत में है। और इस झील का लगभग 90 किलोमीटर
का क्षेत्र चीन के अंतर्गत आता है, यानी कि दोनों देशों के मध्य स्थित है। और इसी पेंगोंग झील के मध्य से होकर के गुजरती है LAC, क्या गुजरती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC जो है इस पेंगोंग झील के मध्य से होकर के गुजरती है। इसका 45 किलोमीटर का भाग भारत में और 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन में, यानी कि पेंगोंग झील एक सक्रिय और लंबी झील है। इस झील की महत्ता इसी बात से लगाई जा सकती है कि जो 1962 का जो युद्ध हुआ था 1962 के युद्ध में मुख्य आक्रमण इसी क्षेत्र से हुआ था, यानी कि चीन ने 1962 में जो आक्रमण किया था उस आक्रमण में जो मुख्य आक्रमण हुआ था वो पेंगोंग झील के क्षेत्र से ही हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें पेंगोंग झील, तो आपको याद रखना है पेंगोंग झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में, जिसका कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा चीन में आता है। तो चर्चा का विषय है पेंगोंग झील वर्तमान में, इसको भी आप याद रखोगे। पेंगोंग झील के बाद अगर बात की जाए तो एक और विवादित क्षेत्र चर्चा में रहा था डोकलाम। डोकलाम की अगर बात की जाए तो डोकलाम स्थित है भूटान में। कहाँ स्थित है, भूटान में स्थित है। भूटान में स्थित है यानी कि तिब्बत और भूटान की सीमा पर है। चीन डोकलाम क्षेत्र को अपना भाग बताता है और वहाँ पर वो सड़क सीमा का निर्माण कर रहा है। यानी कि अगर बात करें अपन तो इस तरह से सिक्किम के बाद ये भूटान और फिर ये अरुणाचल प्रदेश और इस तरह से आकृति बनती है। यानी कि ये है आपका कौन सा देश, भूटान, और यहाँ पर स्थित है सिक्किम, क्या है, सिक्किम। और फिर इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर आता है आपका तिब्बत का एरिया, तिब्बत, और यहाँ पर स्थित है आपका डोकलाम। कौन सा एरिया, डोकलाम का एरिया स्थित है। तो चाइना क्या करना चाहता है, चाइना इस डोकलाम पर अधिकार करना चाहता है। इसके ऊपर अधिकार करने के पीछे उसका प्रमुख कारण है कि जो भारत ने जो सड़क निर्माण किया है, या यूँ कहें भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, इन पूर्वोत्तर राज्यों पर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। तो डोकलाम मुख्य रूप से भूटान में स्थित है, लेकिन चीन क्या चाहता है, ये सिक्किम बॉर्डर के निकट है और इसी सिक्किम बॉर्डर के निकट से एक महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है ना। ये जो सिक्किम बॉर्डर है यहाँ से एक सड़क मार्ग गुजरता है और इस सड़क मार्ग का नाम है चिकेन नेक सड़क मार्ग। चिकेन नेक सड़क मार्ग गुजरता है। तो भारत लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी लंबी सड़क है। तो इस सड़क मार्ग के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन डोकलाम पर अधिकार करना चाहता है। तो ये सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो एक अरुणाचल प्रदेश राज्य का एरिया आता है जिसका नाम है तवांग क्षेत्र। कौन सा एरिया, तवांग क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग। कौन सा क्षेत्र स्थित है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सन 1914 में जब सीमा का निर्धारण हुआ था तो उस समय इस तवांग को भारत का हिस्सा बताया गया। किसका हिस्सा बताया गया था, भारत का हिस्सा बताया गया था। लेकिन वर्तमान में चीन क्या कहता है, चीन तवांग को अपना क्षेत्र बताता है और उसके पीछे आधार बताता है बौद्ध धर्म को। किसको आधार बताता है, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को आधार बताता है। चीन कहता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म है, तिब्बत में बौद्ध धर्म है, तवांग में भी बौद्ध धर्म है। तो धर्म के आधार पर भी तवांग तिब्बत का हिस्सा हुआ और तिब्बत मेरे अधीन है तो तवांग भी मेरा ही क्षेत्र है, धर्म के आधार पर। फिर बताता है प्रजाति के आधार पर चाइना कहता है कि तिब्बत में मंगोलियन प्रजाति रहती है। कौन सी प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति रहती है। तवांग में भी मंगोलियन प्रजाति है तो प्रजाति के आधार पर भी यह मेरा हिस्सा है। इस प्रकार से तवांग एक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध क्षेत्र है, मठ स्थापित है यहाँ पर। लेकिन चाइना कहता है कि तवांग मेरा क्षेत्र है, जबकि सही मायने में वह अरुणाचल प्रदेश और भारत का ही हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि तवांग किस धर्म के लिए जाना जाता है, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, जिस पर चीन अवैध रूप से अधिकार करना चाहता है। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि तिब्बत की सीमा पर स्थित है यहाँ। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला है प्रमुख विवादित क्षेत्र जिसका नाम है डेप्सांग घाटी।
इस डेप्सांग घाटी की बात की जाए तो डेप्सांग घाटी स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और डेप्सांग घाटी से सन 2013 में चाइना ने घुसपैठ की थी। 2013 में चीनी सैनिकों ने यहाँ पर क्या की थी? घुसपैठ की थी। क्लियर हो गई बात। तो डेप्सांग घाटी भी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अब चाइना की क्या पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ। चाइना की हरकतें क्या है, कुछ इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये भारत का मैप है। अब ये जो LOC बनी हुई है, इस LOC का जो एरिया है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तारबंदी नहीं है, प्राकृतिक सीमा है। बर्फबारी होती है तो सर्दियों में चीनी सैनिक चीन की तरफ और भारतीय सैनिक भारतीय बेस कैंप की तरफ लौट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बर्फबारी खत्म होती फिर पुनः सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए आते हैं। और ये क्या करता है, हर साल भारत के कुछ अंदर तक के हिस्से में घुस आता है। 1-2 किलोमीटर अंदर आता है ना। जैसे मान लिया जाए 2 किलोमीटर अंदर आया है, तो 2 किलोमीटर अंदर प्रवेश करने के बाद जब भारत आपत्ति दर्ज करवाता है कि आप LAC पार करके हमारी सीमा में आ गए हो, तो ये यहाँ से क्या करता है, वापस 2 किलोमीटर अंदर आया तो 1 किलोमीटर वापस अंदर जा कर के रुक जाता है। मतलब 2 किलोमीटर अतिक्रमण किया तो 1 किलोमीटर अंदर जा कर के रुक जाएगा और अपने टेंट गाड़ देगा। यानी कि हर साल इस तरह से थोड़े थोड़े क्षेत्र पर ये अधिकार करता है, विस्तार करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसकी हरकतें निरंतर बढ़ती गई। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थे तो वो चाइना में किसी एक समिट में या किसी प्रोग्राम में वहाँ गए हुए थे और बीजिंग में बैठ करके, बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में बैठ करके सुषमा स्वराज ने चाइनीज़ सरकार से अपील की थी या उन्हें कहा था कि जिस तरह से चाइनीज़ सैनिकों को अपनी सीमा की जानकारी नहीं है और वो 1-2 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस आते हैं और उसके बाद पुनः लौटते हैं, 500 मीटर लौट करके वहीं पर रुक जाते हैं। अगली बार अगर भारत के सैनिक चाइना में 10-12 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं तो आप कोई आपत्ति दर्ज मत करवाना, क्योंकि भारतीय सैनिकों को भी अपनी सीमा की जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से आप अतिक्रमण कर रहे हो वैसे हम भी अतिक्रमण कर सकते हैं। ये सुषमा स्वराज ने बीजिंग में सम्मेलन था, उस बीजिंग में जाकर के चीन के सैनिकों को ललकारते हुए कहा था। यानी कि जिस प्रकार आपको LAC की जानकारी नहीं है वैसे हमें भी नहीं है। अगर आप 2 किलोमीटर घुसते हो तो हमारे जवान भी 10 किलोमीटर घुसेंगे और उसके बाद हम उन्हें समझाएंगे, पुनः वो 5 किलोमीटर रुक करके अपने क्षेत्र में रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से चीन को कहा था बीजिंग में बस सुषमा स्वराज के द्वारा, जो उस समय विदेश मंत्री थे। यानी कि वर्तमान में ये जितने भी विवाद के कारण हैं, इन विवाद के कारणों को निपटारा तभी हो पाएगा जब राजनीतिक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। खैर इस मुद्दे को अपन छोड़ते हैं। आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि भारत और चीन के मध्य जो विवादित क्षेत्र है, करंट का मुद्दा है, इसमें आपको याद रखना है गलवान घाटी ट्रांस हिमालय में स्थित है, पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है, डोकलाम भूटान में स्थित है। भूटान भारत का एक सहयोगी देश है, भारत भूटान का समर्थन करता है। उसके बाद देखा जाए तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और डेप्सांग घाटी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये आपका हिमालय और प्रमुख जो विवादित क्षेत्र थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। थैंक यू वेरी मच।